ये कैम है ब्लैकटेल स्टूडियो से। कुछ साल पहले मैंने एक नो टॉकिंग वर्जन रिलीज किया था, एक वीडियो जिसमें मैंने अपनी बचपन की बीबी गन रिस्टोर की थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद यूट्यूब ने उसे फ्लैग कर दिया और बोला कि मैंने फायर आर्म्स का अनसेफ तरीके से यूज दिखाया है और वीडियो को हटा दिया। लेकिन मुझे ये प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि मैं इसे वापस ला रहा हूँ। मैंने एडिशनल फुटेज और सीन्स ऐड किए हैं। मैंने कमेंटेरी भी ऐड की है ताकि लोग एक्चुअली समझ सकें कि क्या हो रहा है, और मैंने अपनी सेफ्टी काफ़ी सुधार ली है। रेंज गर्म है। ये है रेस्टोरेशन की शुरुआत। मेरी डेजी बीबी गन है जो मुझे 8 साल की उम्र में मिली थी। बहुत लोग इसे रेड राइडर कहते हैं। कभी कभी अगर कोई बहुत स्मार्ट नहीं दिख रहा तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये रेड राइडर है, क्योंकि उस बेवकूफ़ फिल्म ने सबके लिए इसे बर्बाद कर दिया। रेड राइडर एक क्लासलेस बीबी गन थी जिसके स्टॉक पर बड़ा सा नक्काशी थी जो भद्दी लगती थी। डेजी बीबी गन पूरी क्लास है, लेकिन मैं कुछ सस्ते प्लास्टिक पार्ट्स हटाकर कूल मेटल पार्ट्स लगाऊंगा जिससे सब कुछ पूरी तरह से ओवरहॉल हो जाएगा। हाई स्कूल में था तब मैंने इसे मिनी रेस्टोरेशन दिया था, बैरल को स्प्रे पेंट किया और स्टॉक को मिनवैक्स सस्ते स्टेन किया था। अब मैं ये सब हटाकर नई शुरुआत करके इसे और बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि मैंने हाई स्कूल में बैरल को स्प्रे पेंट किया था, सबसे पहले जो चीज़ हटानी थी वो थी पेंट। ये मेरा फेवरेट तरीका है पेंट हटाने का, खासकर जब सतह थोड़ी नाजुक और घुमावदार हो। ये होम डिपो का स्ट्रिपर है। ये वो टॉक्सिक स्ट्रिपर नहीं है जिसके बारे में आपके डैड ने चेतावनी दी थी, लेकिन ये भी उतना ही नुकसानदायक है। मैं इसे ब्रश से लगाता हूँ और कुछ ही सेकंड में पेंट ऐसे कर्ल हो जाता है जैसे धूप में छोड़ा हुआ दूध। ये काफ़ी ब्रूटल और गंदा सामान है। अपने ग्लव्स, गॉगल्स और बाकी PPE पहनना मत भूलना। ये बहुत इफेक्टिव है पर काफ़ी टॉक्सिक भी है। लगभग 1 घंटे तक पेंट स्ट्रिपर अपने फोरआर्म्स पर लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब शायद ये काफ़ी साफ हो गया है। भले ही ये स्टील 30+ साल पुराना है, ये सच में बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैंने इसे 410 स्टील वूल से जल्दी से रिफ्रेश कर दिया। फिर कुछ खुरदुरे एरियाज़ पर जहां स्क्रैचेस थे मैंने 2000 ग्रिट सैंड पेपर लिया और बस थोड़ा स्मूथ कर दिया। और ये इसीलिए क्योंकि मैं ब्लूइंग सॉल्यूशन यूज़ करने वाला हूँ, तो ये सरफेस पर पेंट जैसा नहीं होगा। ये असली स्टील ही रहेगा, बस थोड़ा कूल ब्लू ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड लुक आएगा। तो सारा स्टील बहुत बहुत साफ दिखना चाहिए, क्योंकि फिनिश होने के बाद ऐसा ही दिखेगा। सबको पता है कि वुड वर्कर्स ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा करते हैं जो शायद कभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि उन सब गलत हैं। ये एक पुराना ऑफ कट है, एक इंग्लिश वॉलनट और ब्लैक वॉलनट ग्राफ्ट पीस का, जो अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत कूल है। वो लोग ब्लैक वॉलनट का पेड़ लगाते हैं क्योंकि उसकी रूट्स मिट्टी में बेटर परफॉर्म करती हैं मेरे ख्याल से, और फिर उस पर इंग्लिश वॉलनट का पेड़ ग्राफ्ट करते हैं। तो इंग्लिश वॉलनट्स वो हैं जो एक्चुअली उगते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं ये कैसा दिखता है, तो ये 2 अलग अलग पेड़ ग्राफ्टेड साथ में जैसे दिखता है। ये प्रोसेस सच में बहुत क्रेजी है। और जो और भी ज़्यादा क्रेजी है वो है कि लकड़ी उस सीम पर कैसी दिखती है। वहाँ पर लाइट वुड डार्क वुड से मिलती है। हाँ, शायद मैंने गलत बोला, पहले इंग्लिश वॉलनट्स लगाते हैं और फिर ब्लैक वॉलनट्स को ग्राफ्ट करते हैं। ये 2 अलग अलग पेड़ हैं और ये बहुत कूल लगता है और ये लकड़ी को और भी कूल बनाता है। यही मैं गन स्टॉक के लिए यूज करने वाला हूँ। ये वो ग्राफ्ट सेक्शन है जहाँ इंग्लिश वॉलनट ब्लैक वॉलनट से मिलता है। ये सबसे ज्यादा क्रेजी और कूल मार्बल्ड सेक्शन है, और ये बीबी गन के लिए तो बहुत ही फ्रीकिंग कूल लगेगा। अगर ये शुरू से क्लियर नहीं था, मैंने पहले ऐसा नहीं किया, और जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ वो बेसिकली तुरंत सीख रहा हूँ। स्टॉक को कॉपी करने के लिए मुझे लगा थोड़ा इजी होगा अगर मैं ओरिजिनल स्टॉक का प्लाईवुड कॉपी बना लूँ और फिर उस कॉपी को इस नए इंग्लिश वॉलनट स्टॉक पर ट्रांसफ़र कर दूं, या ग्राफ स्टॉक, जो भी कह लो। इसके लिए मैं डबल साइडेड टेप यूज़ कर रहा हूं। ये मेरा गो टू 3M है। इसको परमानेंट डबल साइडेड टेप कहते हैं, पर यह परमानेंट नहीं होता। टेम्पोरेरी वाला लोगे तो तुरंत गिर जाएगा, तो इंश्योर करो कि परमानेंट वाला ही लो। ये मेरा राउटर टेबल है, सिर्फ एक टेम्पलेट या फ्लश ट्रिम बिट। मुझे ये देख के खुशी हुई कि ये कितना अच्छा काम किया। काफ़ी हैंड शेपिंग करनी पड़ेगी जो मुझे करनी है, लेकिन इसने ओरिजिनल स्टॉक का रफ कॉपी बनाने में काफ़ी अच्छा काम किया। अगर तुमने यूट्यूब पे किसी को अपनी बचपन की बीबी गन रिस्टोर करते हुए देखा है और सोचा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन अपनी खुद की बचपन की बीबी गन रिस्टोर करना शुरू कैसे करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास एक 3 आवर का वर्चुअल वर्कशॉप है तुम्हारी अपनी बीबी गन रिस्टोर करने के लिए। बस मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वर्चुअल वर्कशॉप नहीं है तुम्हारी बचपन की बीबी गन रिस्टोर करने के लिए। मेरे पास एक वर्चुअल वर्कशॉप है अपनी एपॉक्सी टेबल बनाने के लिए, जो ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल होगी। ये 3 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट है। मैं हर एक स्टेप कवर करता हूँ, बिल्कुल हर एक स्टेप, अपने घर के शॉप या गैरेज में वुड और एपॉक्सी टेबल बनाने के लिए। अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस वर्चुअल एपॉक्सी वर्कशॉप के बारे में।
जब मैंने वुडवर्किंग स्टार्ट की थी, राउटर और राउटर टेबल से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। उस बिट के 20,000 आरपीएम पे स्पिन होने में कुछ अलग बात थी। जो सिर्फ 1 इंच दूर होता है तुम्हारे फिंगर से, थोड़ा अनसेटलिंग लगता था। अब मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ और ये बहुत यूजफुल टूल है। अगर तुम्हारे पास फ्लश ट्रिम बिट नहीं है तो ये एक एसेंशियल बिट है जो तुम्हें चाहिए। देख सकते हो मैंने ओरिजिनल गन स्टॉक का परफेक्ट 2 डायमेंशनल कॉपी बनाया है और हम थोड़ी देर में उस तीसरे डायमेंशन पर काम करेंगे। लेकिन अभी मैं फोरग्रिप को काटने वाला हूँ और इसके लिए मैंने ओरिजिनल को कॉपी करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो बस एक स्क्वायर रेक्टेंगल लकड़ी का टुकड़ा था। उस बैरल कॉनकेव सेक्शन को बनाना थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन हम उस पर बाद में ध्यान देंगे। अगले पार्ट्स थोड़े ट्रिकी थे। मुझे वो रिसेस काटना था जिसमें लीवर बंद होने पर बैठता है। उसके लिए मैंने स्ट्रेट बिट लिया और नॉच किया जब तक सही फिट नहीं हो गया। फिर मैंने ओरिजिनल स्टॉक देखा और उसका रेडियस देखा। खुशकिस्मती से वो स्टैंडर्ड रेडियस था। मुझे लगता है कि वो 3/4 इंच का रेडियस था। तो मैंने अपना 3/4 इंच का बिट लिया और धीरे धीरे उस सरफेस को कर्व करना शुरू किया। नीचे की साइड थोड़ी ट्रिकी थी क्योंकि मुझे पूरा कर्व चाहिए था। मुझे उसे एज पर खड़ा करना पड़ा, जो शायद सबसे सेफ तरीका नहीं था। आखिरकार मैंने थोड़ा सेफर तरीका निकाला। मैंने उसे 1/2/4 पर क्लैंप कर दिया, जिससे वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया। इससे मुझे नीचे की साइड पर पूरा 3/4 इंच का कर्व मिल गया और अब ये सच में उस ओरिजिनल बीबी गन स्टॉक के काफ़ी करीब लगने लगा था। मैंने यह रेस्टोरेशन कुछ साल पहले किया था। अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैंने वो राउटर रेडियस एंड तक क्यों नहीं ले गया। और मुझे लगता है अब याद आ रहे हैं, मेरे हाई स्कूल के शॉप टीचर ने बताया था कि हम वुड के पीस के एंड तक राउटर नहीं ले जा सकते क्योंकि ग्रेन ब्लो आउट होने का रिस्क होता है। अब मैंने तरीके सीख लिए हैं जिससे ये रिस्क कम या ख़त्म हो जाता है। ये मिस्टर वैलियोटिस वेस्ट अल्बानी हाई स्कूल के शॉप लेसन्स हैं जो अब तक याद हैं। रास्प यूज़फुल था इसे मेटल सेक्शन के साथ फिट करने के लिए, क्योंकि देखो वहाँ मुझे वो अजीब फिट करना पड़ा। इसमें काफ़ी ट्रायल और एरर लग गया। ये ऐसा काम नहीं है जिसमें मैं स्किल्ड हूँ, लेकिन एंड में मुझे लगता है ये फैक्ट्री डेजी बीबी गन जॉब के लिए अच्छा था। सब कुछ फिट होने के बाद मैंने फाइनल सैंडिंग की। ये मेरी डेली ड्राइवर बीबी गन बन रही है, लेकिन मैंने 400 ग्रिट तक सैंडिंग की, थोड़ा ज़्यादा यूजुअल। मैं विंड और रेन के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन चाह रहा था। और ये लेवर है, और ये सबसे कूल बीबी गन लेवर होगा जो मैंने देखा है। और मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा जो किसी ने कभी देखा होगा, ये एक डमास्कस का पीस है जो मैंने एटसी से खरीदा था। खास महंगा नहीं था। मुझे लगता है ये कुछ पता नहीं $20 के आसपास था। तुम्हें अलग अलग पैटर्न्स मिल सकते हैं और मैं डेफिनेटली एक मेटल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ मेटल वर्किंग टूल्स हैं और ये मेरा छोटा कट ऑफ व्हील और मेरा सस्ता वाइसे है जो मेरे पास है। मैं इसको ओरिजिनल लीवर के पैटर्न में कट करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्किल या टूल्स नहीं हैं। लेकिन मुझे ये ग्राइंडिंग व्हील बहुत पसंद है जो मेरे पास है। ये एक नाइफ मेकर के पास वाला है और एजेस को स्मूथ करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तुम लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे, एक सस्ते 80s के बीबी गन के लिए कस्टम डमास्कस लेवर क्यों बनवाना? और मैं ये कहूँगा कि वही वजह है जैसे कोई पूछे मोनालिसा को स्माइल क्यों दी, ताकि उसकी असली एवरेज क्वालिटी को छुपा सके। अगर तुम उन लोगों में से हो जो यूट्यूबर्स को अपने बीबी गन प्रोजेक्ट्स को प्राइसलेस आर्ट से कंपेयर करते हुए या 500 साल पहले मर चुकी औरत को बिलिटल करते हुए देखना पसंद नहीं करते, तो शायद यह चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो 500 साल पहले मर चुकी औरत को बिलिटल करने में या 80s के बीबी गन रेस्टोरेशन को सबसे बड़ी आर्ट से कंपेयर करने में ह्यूमर देख सकते हो, तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम सब्सक्राइब बटन दबाओ। जब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बीबी गन कैसे काम करती है, और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अब भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एयर गन कैसे काम करती है। मैंने सोचा कि अगर मैं फैक्ट्री पार्ट्स यूज़ करूँ और एक लीवर बनाऊँ जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखे, तो ये टेक्निकली बीबी को कॉक और फायर कर पाएगा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं। मैंने इसे फैक्ट्री हार्डवेयर के साथ इंस्टॉल किया और सोचा कि इसे हल्के से खींचूं, लेकिन ये हिलना नहीं चाहता था और मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इसके अंदर सब प्लास्टिक है और ये दमास्कस लीवर उन्हें फाड़ देगा। तो इसे वापस वाइज में लगाया और फिर से काम पर लग गया, बस कुछ हिस्सों को स्मूथ करने के लिए।
कई बार वाइस के पास गया, फिर बीबी गन के पास, फिर वाइस के पास और फिर बीबी गन के पास, लेकिन आखिरकार मैंने इसे जोड़ लिया, हल्के से कॉक किया और ये सच में काम कर गया। मैं बहुत खुश था, अगर आपको पता नहीं चला तो। मैंने सोचा कि सारे पार्ट्स का जल्दी से टेस्ट फिट कर लूं ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, या यूं कहूं कि फैक्ट्री से जैसे आया था वैसे ही फिट हो रहा है। ये ओरिजिनल स्क्रूज हैं, लेकिन मैं इन्हें भी रिस्टोर करने वाला हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और आखिर में सब कुछ नया और अच्छा दिखे। मैं लीवर में स्लॉट काटने की कोशिश ऐसे करूंगा कि पहले कुछ छोटे पायलट होल्स ड्रिल करूंगा, फिर एक बड़ा बिट लेकर वापस आऊंगा जिससे मुझे फ्रंट और बैक पर एक अच्छा कंसिस्टेंट रेडियस मिल जाएगा। और फिर थियोरेटिकली मुझे बस इन दोनों को कट ऑफ व्हील से कनेक्ट करना है, लेकिन मैंने पहले मेंशन नहीं किया था। मुझे ठीक से नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसा कि ड्रिल प्रेस ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन हम बच गए और अब मैंने इसे वापस वाइज में लगा दिया है। मेरा कट ऑफ व्हील तैयार है और इस बार मैं एक्चुअली अपना पीपीई पहन रहा हूं। जब मुझे अपने काम पर कम भरोसा होता है तो मैं ज़्यादा पीपीई पहनता हूं। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस देखे हैं जिनमें कट ऑफ व्हील्स किसी के फेस शील्ड या सेफ्टी ग्लासेस में एम्बेडेड होते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं ये कर रहा था तब भी मुझे पता था कि इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। किसी वजह से इसे जल्दी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय इसे सही तरीके से करने के। वो कट जो अभी दिख रहा है वो जल्दी करने का नतीजा है बनाम सही तरीके से करने का। शायद किसी दिन मेरे पास कुछ एक्चुअल स्किल्स होंगी, या और भी अच्छा एक प्लाज्मा सीएनसी होगा जो इसे परफेक्टली काट सके। अभी के लिए, या कम से कम तब के लिए, मुझे अपने नॉट सो स्टडी हाथ और मीडियोकर मेटल फाइल्स पर ही भरोसा करना पड़ेगा सब कुछ स्मूथ करने के लिए। ये करने में टाइम बहुत लगा, पर मैंने इसे फैक्ट्री शेप के करीब तक बना लिया। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने ये स्टॉक ओरिजिनली फिनिश किया था, मैंने वुड फिनिशिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। कुछ बेटर प्रोडक्ट्स और कुछ वर्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना है। ये सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन शायद ये बेस्ट भी नहीं है। मैंने रूबियो का काफ़ी यूज़ करना शुरू किया है। इसने मुझे रूबियो से ज़्यादा शीन दिया, इसलिए मैंने इसे ओरिजिनली यूज़ किया था। मैंने इस पर कुछ टेस्ट्स किए, पर प्रोटेक्शन सच में नहीं था। वुड फिनिशिंग में भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं जब से ये वीडियो आया था। तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक्चुअली N3 नैनो फिनिश ऐड किया, जो सिर्फ शीन इंप्रूव नहीं करेगा बल्कि प्रोटेक्शन भी काफ़ी बढ़ा देगा। तो अगर आपने कुछ साल पहले कोई फर्नीचर फिनिश किया था और अब आपको लगता है कि वो बेस्ट नहीं है, आप उस पर N3 ऐड कर सकते हो और सच में प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो। शीन और कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ जाएगा। ये बेसिकली सभी वुड फिनिशेस को इम्प्रूव कर देता है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैं अब कौन सा फिनिश यूज़ करूंगा, तो मुझे रूबियो पसंद है। इसमें क्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है और अभी मेरा फेवरेट है वेस्टिंग LED ऑयल। ये बेसिकली सेकंड्स में क्योर हो जाता है वीक्स की जगह, जैसे ऑस्मो या रूबियो। तो वेस्टिंग LED शायद मेरा नंबर 1 चॉइस है। वैसे कोई भी हो, N3 नैनो लगाने से फ़ायदा होगा। मेरा फेवरेट पार्ट इस प्रोजेक्ट में मेटल को रीफिनिश करना था। पर्मा ब्लू कहलाता है। ये कोल्ड ब्लूइंग सॉल्यूशन है। मैं कोल्ड ब्लूइंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया था। सब कुछ एसीटोन से साफ करना होगा, सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए। अगर हाथों पर ऑयल या कुछ रह जाए तो ब्लूइंग सॉल्यूशन पेनिट्रेट नहीं करेगा। सब कुछ बहुत क्लीन रखना ज़रूरी है। फिर एक पुराना कपड़ा या टी-शर्ट लेकर इस ब्लूइंग सॉल्यूशन से उसे लगाओ। यह तुरंत मेटल को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देता है। यही हो रहा है, ये उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो थियोरेटिकली ये रस्ट को रोकने में मदद करेगा। अगर मैं गलत हूं तो कोई गन मेटल एक्सपर्ट मुझे सही कर दे। यहाँ करीब 1 मिनट बैठने दो। जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना डार्क हो जाएगा। फिर इसे ठंडे पानी से रिंस करो, सूखने दो और फिर स्टील वुल से वापस आओ और बस इसे बफ कर दो। इससे सरफेस पर ऑक्सीडाइज्ड चॉकी रेजिड्यू रह जाता है, लेकिन वो स्टील वुल से जल्दी बफ हो जाता है और यही बचता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही ऑसम लगता है। उस ओरिजिनल स्प्रे पेंट से थोड़ा बेटर है जो पहले था। मैंने फैक्ट्री हार्डवेयर पर भी वो ब्लूइंग सॉल्यूशन यूज़ किया, लेकिन कुछ स्क्रूज थोड़े ज़्यादा स्ट्रिप्ड आउट थे तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। पर सबका वो कूल गन मेटल फैक्ट्री लुक रहेगा। मैंने इस डमास्कस पर ब्लूइंग ट्राई किया पर बिल्कुल काम नहीं किया, तो थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि डमास्कस लुक पाने के लिए सिर्फ ब्लूइंग सॉल्यूशन लगाने से काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। मैं एसिड एचिंग कर रहा हूँ, म्यूरिएटिक एसिड यूज़ करते हैं। ये एसिड पूल सप्लाई स्टोर से मिलता है। मुझे लगता है कि ये स्टील को ज़्यादा खा रहा है। जिस रिज़ल्ट मिलता है वो कूल डमास्कस पैटर्न है। फिर आप बेकिंग सोडा बाथ में डालते हैं। जब निकालते हैं तो आप वो डमास्कस देख सकते हैं जो पहले नहीं था। एक नाइफ वाले ने बताया कि ये एच को हाईलाइट करने का तरीका है। ये सस्ती कॉफ़ी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। डमास्कस को 1 घंटे के लिए रखने से रिजल्ट और भी डार्क एच होता है।
रेस्टोरेशन टाइप वीडियोस में एक टाइप का कमेंट है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। वो इंसान जो मुझे बताता है कि मैंने इसे रिस्टोर नहीं किया, मॉडिफाई किया है, इससे वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई है। उसने $20 की प्लास्टिक बीबी गन में प्लाइमथ प्राउलर का इंजन डाल दिया है, लेकिन ओरिजिनल फैक्ट्री वैल्यू क्या होती ये जानना अच्छा लगेगा। और मैं बता सकता हूँ शायद कुछ भी नहीं। बचपन की बीबी गन है, बस थोड़ा मज़ा ले रहा हूँ। इसलिए जैसे कि मैंने कहा था, कुछ भी नहीं है, तब पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो तुम अगले टॉय स्वैप मीट पर अपनी शिकायतें शेयर कर सकते हो। मैं तो मज़े कर रहा हूँ। लगभग 3 साल पहले मैंने इस बीबी गन को फिनिश किया था। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि ये थोड़ी डल लग रही है। और ये है N3 नैनो, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। ये नैनो कोटिंग वुड और मेटल सर्फेसेस पर शानदार काम करती है और बिल्डअप टाइप की चीज़ नहीं है। लैकर जैसा नहीं है। ये बिल्कुल देखने लायक नहीं है। माइक्रॉन्स पतला है पर बहुत प्रोटेक्शन देता है। अगर आपके पास हंटिंग के लिए असली राइफल है तो मैं इसे वुड और मेटल सर्फेसेस पर लगाऊंगा। पहले YouTube ने वीडियो डिमोनेटाइज किया क्योंकि फायर आर्म्स का डेंजरस यूज़ किया था। इस बार जब मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं बहुत सेफ रहूंगा। रेंज गर्म है। तुम्हें समझ आया? ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या लगता है कितने शॉट्स लगेंगे? मुझे लगता है तुम 4 में कर लोगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। तैयार? वाह, वो भी कैम का काम नहीं था, लेकिन मैं उसे वैसा ही दिखाने के लिए सेट कर देता। सोचो, कर सकते हो। सुना है स्कॉट, आगे बढ़ते वक्त रुकना चाहिए। नहीं, मुझे भी नहीं। चलो। चलते रहो, मैं चूक नहीं करूंगा। ठीक है। वो चूक गया। मैं चाहता हूं कि YouTube सेफ्टी पे ध्यान दे। देखो हमने कैसे शुरू किया और कैसे ख़त्म किया। हर हफ्ते मैं थोड़ा क्रेडिट देना पसंद करता हूं उन लोगों को जो वीडियो के एंड तक देखते हैं। तो इस हफ्ते अपना सवाल या कमेंट शुरू करो सेफ्टी फर्स्ट के शब्दों से। YouTube सुन रहे होती है सेफ्टी फर्स्ट, और मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो पूरा देखा है। मैं सबसे पहले तुम्हारे सवालों और कमेंट्स का जवाब दूंगा। अच्छा हफ्ता गुजारो।